अमल जारी। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और हिज़्ब इख्तिलाफ के यशवंत सिन्हा के दरमियान मुकाबला। एनडीए गठबंधन ने जीत का दावा पेश करते हुए जश्न की तैयारी की। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी हुई ईडी ऑफिस में पेश। ईडी ऑफिस तलब करने पर पार्लियामेंट के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस का एहतजाज। हुकूमत पर गुंडागर्दी का लगाया इल्जाम। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस में हो रहा इजाफा। इंतजामिया की तरफ से एसओपीज को अमलाने की हिदायत। फेस मास्क लगाने पर जोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त और स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। मुल्क के 15वें सदर का इंतखाब होना है और इस हवाले से अमल भी जारी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सोनिया गांधी को ईडी ऑफिस तलब किया गया है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी एहतजाज किया। इसके साथ साथ कोविड मामलात को भी लेकर बात करेंगे क्योंकि मामलात में इजाफा होता जा रहा है। मगर सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के हवाले से। और आज जो है वोटिंग अमल अभी जारी है। 15वें सदर को मुंतखब करना है और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से यशवंत सिन्हा जो वो उम्मीदवार थे और दोनों ने बड़ी पहल की कोशिशें की अपनी जीत के लिए। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई कि यशवंत सिन्हा को मुल्क का 15वां सदर बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने भी अपने उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बड़ी कोशिशें की। कई लीडरान को अपने साथ मिलाने की भी कोशिश की गई ताकि जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वें सदर वो मुंतखब हो जाए। और इस सिलसिले में अभी जो वोटिंग अमल जारी है, मगर एनडीए ने जीत का दावा पेश करते हुए कहीं ना कहीं जश्न की तैयारी की है। अभी दिल्ली में किस तरह का माहौल बना हुआ है, किसकी जीत होगी, किसके सर पे सहरा सजेगा, कौन बनेगा मुल्क का 15वां सदर, इस पे हम बात करेंगे। और रहमत कलीम दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे अभी किस तरह का माहौल बना है और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें ये आ रही है कि जो एनडीए गठबंधन है उनके जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू वो तकरीबन मुल्क के 15वें सदर जो है वो बन सकते हैं। उनका इंतखाब आज हो सकता है। अभी वोटिंग अमल जारी है और अभी जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने कहीं ना कहीं जश्न की भी तैयारी की है। इधर बात करें, अगर हम हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें तो बड़ी जो पार्टियां अपोजिशन में हैं उन्होंने यशवंत सिन्हा का साथ दिया है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आखिरी लम्हात पे आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने यशवंत सिन्हा का साथ दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास मेंबरान की अच्छी खासी तादाद है। पंजाब से लेकर दिल्ली और कई और शहरों में उनके जो मेंबरान हैं। तो ये एक बड़ा फैसला आया था और एक राहत बड़ी सांस थी ये हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए, क्योंकि आखिरी वक्त पे जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दिया और यशवंत सिन्हा के हक में उन्होंने वोट दिया है। अब कौन बनेगा 15वां सदर, इसका फैसला कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हात के बाद होगा। और दिल्ली में जो वोटिंग अमल है वो अभी जारी है, वोटिंग का सिलसिला जारी है और उम्मीद लगाई जा सकती है 5 बजे के करीब जो फैसला है वो सबके सामने आ जाएगा और 15वें सदर का इंतखाब होगा। रहमत कलीम से हम इस हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जो जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अभी माहौल है दिल्ली में, क्या कुछ अभी वहाँ पे रहमत कलीम से हम जो
तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे दिल्ली स्टूडियो से, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये वोटिंग अमल है ये मुकम्मल होगा, और जो एनडीए गठबंधन जो तैयारी में लगा हुआ, जश्न की तैयारी में, क्या वाकई में द्रौपदी मुर्मू जो है वो मुल्क की 15वीं सदर आज बनेंगी। इस पे हम ज़रूर अब तक तफसीलात पहुंचाएंगे। हमारे साथी के ज़रिए दिल्ली स्टूडियो से रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम इस मामले को लेकर बात करेंगे। क्या वाकई में आज एनडीए की जीत होगी, क्योंकि एनडीए पहले ही दावा पेश कर रही है कि जो एनडीए गठबंधन है उनकी जीत होगी, और जो नए सदर होंगे वो एनडीए गठबंधन के होंगे। द्रौपदी मुर्मू जो कि उम्मीदवार थे एनडीए के, वो आज मुल्क के 15वें सदर बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी बड़ी कोशिशें की, और कई जो न्यूट्रल पार्टीज़ है, यानी कि जो जिनका ना कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ है या ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश भी की ताकि वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को मिले। यशवंत सिन्हा को वोट मिले और वो मुल्क के 15वें सदर बने। इस हवाले से और रहमत कलीम हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हैं, तफसीलात उनसे लेने की कोशिश करें। रहमत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल रिपोर्ट में। इन वोटिंग अमल जारी है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं जश्न की तैयारी में लगा हुआ है, वो जीत का दावा पेश कर रहे हैं? रहमत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। वोटिंग अमल जारी है 15वें सदर के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए जीत का दावा पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जश्न की तैयारी में लगी हुई है एनडीए गठबंधन। फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अपने साथी रहमत कलीम के साथ और तफसीलात उनसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं जीत का दावा पेश कर रही है। एनडीए कह रहे हैं कि जो उनके उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो मुल्क के 15वें सदर मुंतखब होंगे और वो अपनी जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। इधर बात करें हिज़्ब इख्तिलाफ, तो हिज़्ब इख्तिलाफ में के कई लीडरान भी ये तवक्का रख रहे हैं कि शायद यशवंत सिन्हा के हक में कई ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने अपना वोट दिया है और वो मुतवक्का है। रहमत कलीम, खैर मकदम, आपका जानना चाहेंगे कि वोटिंग अमल जारी है, 15वें सदर को मुंतखब करना है, एनडीए गठबंधन जीत का दावा पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जश्न की तैयारी कर रहे हैं एनडीए गठबंधन। जी देखिए, बिल्कुल एनडीए गठबंधन की जानिब से तैयारी चल ही रही है और ये तैयारी सुबह से ही चल रही है। अभी तक के जो हमें खबर मिल पाई है उसके मुताबिक कि पहले राउंड के वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। पहले राउंड की जो वोटों की गिनती हुई है उसमें तमाम अरकान पार्लियामेंट से राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक के, लेकिन पहले राउंड में ही बाज़ाब्ता तो तस्वीर साफ हो गई है कि द्रौपदी मुर्मू मुल्क की अगली सदर होंगी। और चूंकि जो वोट परसेंटेज है उसको अगर हम देखें तो बहुत बड़ा गैप हमें पहले राउंड में ही देखने को मिल रहा है। जो 72% टोटल वोट हैं वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं और जो 28% वोट हैं वो यशवंत सिन्हा को जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से उम्मीदवार आ गए थे। अगर वोट की बात करें तो अरकान पार्लियामेंट के जो टोटल 208 वोट थे वो यशवंत सिन्हा को मिले हैं और द्रौपदी मुर्मू को 540 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिया है। तो 208 के मुकाबले में 540 वोट जो अरकान पार्लियामेंट के हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर मिले हैं। तो आप बड़ा समझ सकते हैं किस तरह से एक तरफा रहा है और अब भी एक तरफा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वोटों के वैल्यू की बात करें तो आपको बता दें कि जो यशवंत सिन्हा को वोट 208 अरकान पार्लियामेंट के मिले हैं उस वोट की वैल्यू हो जाती है 1,45,600। और अगर दूसरी जान द्रौपदी मुर्मू के वोट वैल्यू की बात करें जो उन्हें 540 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिया है उस वोट के वैल्यू की बात करें तो वो वोट वैल्यू कन्वर्ट होकर के बाज़ाब्ता तौर पर 3,78,000 हो जाता है। तो इस तरह से 540 वोट लेकर के यशवंत सिन्हा पीछे हैं। लेकिन इस बीच जो अरकान पार्लियामेंट के टोटल वोट थे उनमें से 15 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड करार दिए गए हैं, जो किसी के हक में नहीं, चूंकि उन्होंने जिस तरह से वोट देना नहीं दिया तो पार्लियामेंट के वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं। और टोटल जो फर्स्ट राउंड था वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है जिसमें अरकान पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों के थे उनके वोटों की गिनती हुई है। अब सेकंड राउंड चल रहा है और यही राउंड फाइनल भी होगा, चूंकि अब अरकान असेंबली जो होते हैं मुख्तलिफ रियासतों के और जो
मुख्तलिफ रियासतों के जो अरकान असेंबली अपने अपने रियासत में बाज़ाब्ता तौर पर वोट उन्होंने दिया था और वो सारे के सारे दिल्ली पहुंचे हैं। तो अब सेकेंड राउंड में बाज़ाब्ता तौर पर उसकी गिनती चल रही है। चूंकि सेकेंड राउंड बड़ा ही लार्ज राउंड होगा, चूंकि तमाम स्टेट से वोटिंग हुई है और अरकान असेंबली की तादाद भी बहुत ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये शाम तक के करीब 6 से 7 बजे के आसपास तक ही सेकेंड राउंड यानी फाइनल राउंड के वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाएगी और तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पर किसको कितना वोट मिला। लेकिन अभी तक के इब्तिदाई से लेकर के यहाँ फर्स्ट राउंड तक के नतीजे जो बता रहे हैं कि पूरा मामला एक तरफा जा रहा है और पूरा मामला एक तरफा सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के हक में जा रहा है। इसलिए यशवंत सिन्हा और अपोजिशन का एक बार फिर से खास चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तैयारियां अपने तौर पर सुबह से ही शुरू हो गई थी। गांव से लेकर दिल्ली तक के तमाम जगह पर हम देख रहे हैं तैयारियां चल रही है और खबर ये भी है कि जब आएंगे तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मोदी खुद जाएंगे द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने। उनके अलावा बाज़ाब्ता तौर पर कैबिनेट के कई मिनिस्टर हैं और बीजेपी के सीनियर जो रहनुमा है, चाहे वो सदर की सूरत में हो या कोई और, वो एक बड़ी तादाद होगी जो जाकर के उन्हें मुबारकबाद पेश करेगी, उन्हें कांग्रेचुलेट करेंगी। तो इस तरह के आगे का प्रोग्राम अभी तक के बनाया गया है और इस शेड्यूल के हिसाब से चलता है। बस इंतजार रहेगा कि फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस किया जाता है कि द्रौपदी मुर्मू को कितने मिले हैं और यशवंत सिन्हा के हक में कितने वोट मिले हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा पहले दिन से था और आज भी एक तरफा ही दिखाई दे रहा है नतीजों के दौरान। चलिए रहमत कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी रहमत कलीम दिल्ली स्टूडियो से तफसीलात दे रहे थे कि पहले राउंड में वाज़िया फ़र्क जो है वो देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो फ़र्क दिखाई दे रहा है द्रौपदी मुर्मू और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा के बीच में। और ऐसा अब लग रहा है कि क्योंकि बाकी रियासतों से जो वोटर्स आए हैं उनकी अब गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है दूसरे राउंड के लिए और शाम 7 बजे तक बताया जा रहा है कि ये जो वाज़िया पोजीशन हो जाएगी कि क्या किसके हक में कितने वोट आए हैं। मगर जो अभी सूरत हाल बनी है, ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो मुल्क की 15वीं सदर जो है वो मुंतखब होंगे। नाज़रीन, राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को भी ईडी ने समन जारी किया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो कांग्रेस सुप्रीमो है सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पेश हुई थी और ईडी ऑफिस तलब करने पर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर भी क्योंकि इजलास पार्लियामेंट का चल रहा है वहाँ पे भी एहतजाज किया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर भी एहतजाज किया। और एहतजाज में कांग्रेस लीडरान ने मुल्क के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ नाराबाजी की है, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार के खिलाफ नाराबाजी की और गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाया मरकज़ी सरकार पर। मरकज़ी सरकार गुंडागर्दी कर रही है और गुंडागर्दी करते हुए पहले राहुल गांधी को ईडी ऑफिस तलब किया गया और आज कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को भी तलब किया गया। इधर एहतजाज की बात चल रही है तो एहतजाज श्रीनगर में भी हुआ और श्रीनगर में कांग्रेस लीडरान की तरफ से एहतजाज हुआ जिसमें कांग्रेस के सभी लीडरान ने शिरकत की। पार्टी हेडक्वार्टर पे एहतजाज हुआ। साबिक सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस गुलाम अहमद मीर ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंतकाम गिरी कर रही है और वो इंतकाम की सियासत कर रही है। उनका एक सवाल के पूछे जाने पर कि अब इंतखाबात की बातें हो रही है जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस का क्या कुछ लाहे अमल होगा, कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, कौन कांग्रेस का सदर बनेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी फैसला लेगी वही पार्टी का फैसला सबको मंजूर होगा। देखो, आज पूरे देश में तमाम स्टेट कैपिटल्स पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक सत्याग्रह के नाम से एक प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। खासकर कश्मीर में जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट। तमाम कश्मीर वैली से जो हमारे चीदा वर्कर्स हैं वो सारे जमा थे। 10:30 बजे से अभी 1 बजे तक कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई इस तमाम वर्कर्स को और हमने कंडेम किया मोदी सरकार के इस एक्ट को जिसके तहत में हमारी नेशनल लीडर सोनिया गांधी को उन्होंने इस अलील हालात में जो ईडी के सामने बुलाया है और ऐसे केस में जिसका कोई न हाथ तो न पैर, न कोई एफआईआर, न कोई इल्ज़ाम। और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, पूरे देश में इमेज टार्निशिंग की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग
तब होता है कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर कोई एक पैसा ट्रांसफर हुआ हो। नाज़रीन, जरा बात करेंगे कोविड के हवाले से, और कोविड मामलात में इजाफा हो रहा है मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करें, कल के दिन के हवाले से बात करें, पिछले 24 घंटों की बात करें, 400 से ज़ायद मस्बत मामलात सामने आए हैं। इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। इंतज़ामिया ने लोगों से कहा है कि SOPs का पालन करे, मास्क का इस्तेमाल करे, और मास्क को अब कंपलसरी बनाया गया है। और अब कहीं ना कहीं लोगों में दोबारा से खौफ जो है वो अब दिखाई दे रहा है कोविड के हवाले से। अब कितना इम्पॉर्टेंट है मास्क लगाना, SOPs का पालन करना, और बताया जा रहा है कि ये जो कोविड है ये एंडेमिक अब बन चुका है, यानी मामलात जो है, जो माहिरीन बात करें, मामलात इस तरह के सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब ये पेंडेमिक नहीं एंडेमिक है। क्या वाकई में ये एंडेमिक है या पेंडेमिक है, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, अब मामलात जो है दोबारा से सामने आ रहे हैं कोविड के। कल के दिन की बात करें तो तकरीबन 400 से ज्यादा मस्बत मामलात, मगर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इंतजामिया ने SOPs के पालन के हवाले से बात की, SOPs को अमलाया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। तो क्या वाकई में उस तरह की जो इंटेंसिटी है इस आज जो मामलात सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई माहिरीन का यह भी कहना है कि अब जो कमी जो इसमें आई है, क्योंकि अब के जो पेशेंट्स मस्बत आएंगे उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों तक क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 के हवाले से? रूप साहब, अब कोविड फेज ये ऑल डिफरेंट। 2 साल पहले की वी वर ट्रैकिंग ईच एंड, और जब केसेस पॉजिटिव हो जाते थे, क्योंकि ना इम्यूनिटी थी हम में, ना वैक्सीनेशन था, इसलिए मेनी पीपल वर लैंडिंग अप इन हॉस्पिटल। लेकिन अब जो बात है अब डिफरेंट है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इम्यून हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से, इम्यूनिटी से। तो अब जो ये कोविड-19 है एंडेमिक बन गया। एंडेमिक का मतलब ये है कि जिस तरह से बाकी जुकाम वायरस है, उसी तरह से ये भी एक वायरस है। इट हैज जॉइंड मेनी अदर वायरसेस। जिस तरह से जुकाम वायरस मींस फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी तरह से कोविड-19 भी एक और अब एक वायरस हमारे साथ बन गया है, और ये रहेगा हमारे साथ। और अब इन हालात में जब कोई वायरस एंडेमिक हो जाता है, कभी कभार केसेस में राइज भी हो जाएगा, कभी कभार केसेस में फॉल भी हो जाएगा। और इस एंडेमिक फेज में केस काउंटिंग जो है वो इरेलेवेंट हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। और इसीलिए ये कोई मैट्रिक नहीं है कि आपके केसेस यहां पे बढ़ गए हैं, क्योंकि मैट्रिक होना चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन। देयर इज नो हॉस्पिटलाइजेशन। अस्पतालों में कोई भी पेशेंट नहीं है कोविड-19 के हवाले से। इसीलिए अगर अब जो फेज है, इसमें हमको बेसिकली जो पैरामीटर देखना है वो ये देखना है कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, क्या सिवियरिटी इंक्रीज हो रही है। केस काउंटिंग का कोई मायने नहीं है। दिस शुड नॉट बी ए मैट्रिक कि आप फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे बेस्ड ऑन केस काउंटिंग। इनफैक्ट केस काउंटिंग को अबंडन करना चाहिए। You should not track each and every case. You should not test each and everybody. You should test only those people who are high risk, elderly, या जिनमें underlying medical conditions है, या जो unvaccinated है। Otherwise टेस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। हमें फोकस करना है अब अस्पतालों में। अगर आपको ट्रैक करना है, दिस ट्रैकिंग शुड बी इंटरनली। अगर आप केस काउंटिंग करते भी हो, मेडिकल एजुकेशन पीपल या हेल्थ डिपार्टमेंट शुड कीप इट टू योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप पब्लिकली इसको केस काउंटिंग करोगे तो पब्लिक विल हैव अननेसेसरी पैनिक। इस केस काउंटिंग से अननेसेसरी पैनिक हो जाता है पब्लिक में। इसीलिए मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं पब्लिक के कि केस काउंटिंग मीन्स नथिंग। नाउ अब ये एंडेमिक बन गया है, अब ये आम जुकाम की तरह वायरस होगा और इसमें केसेस आ जाएंगे और जाएंगे, और ये मामूली सा जुकाम की तरह आएगा और जाएगा, खुद ही जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और मेरा ये मानना है हमारा फोकस होना चाहिए वैक्सीनेशन पे, हमारा फोकस होना चाहिए बूस्टर पे, एंड वी शुड मूव ऑन। वी शुड नॉट गेट ट्रैप्ड विद दिस केस काउंटिंग थिंग। फिर तो हमें इसी के साथ रहना है, हर महीने रहना है, हर दिन रहना है इसी के साथ।
डॉक्टर साहब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, खासकर अगर हम बच्चों की बात करें, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है और यहाँ से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका कहना है कि बूस्टर डोज अब लेना चाहिए सबको, तो क्या उनके लिए कंपलसरी है कि वो वैक्सीन ले? अगर ये एंडेमिक भी बन चुका है उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन लेना चाहिए? देखो, अगर आप बात करते हो, हर साल उसके खिलाफ वैक्सीन तब भी करते हैं क्योंकि ये एंडेमिक बन गया है, तब भी हम वैक्सीन करते हैं। अगर ये कोविड-19 एंडेमिक भी बन गया है लेकिन तब भी हमको वैक्सीन करना है, क्योंकि वैक्सीन ही एक वाहिद जरिया है, वाहिद टूल है जिससे हम सीवियर इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। अस्पताल में जाने से अस्पतालों में जो तादाद है कम इसी से हो सकती है, वैक्सीन से, और वैक्सीन से ही आप बच सकते हो। बच्चों में, बुजुर्गों में जिसने वैक्सीन नहीं किया है, ही शुड गो फॉर एन वैक्सीनेशन, और बूस्टर जो डोज जो ड्यू है, ही शुड गो फॉर ए बूस्टर डोज। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह हम फ्लू एनुअल बूस्टर डोज करते हैं, उसी तरह से इन ईयर और सो हमें कोविड-19 के खिलाफ भी एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात आवाम तक पहुंचाने के, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। कोविड-19 की बात हो रही है, अब इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पेंडेमिक नहीं बल्कि एंडेमिक बन चुका है। मगर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, खासकर बच्चों ने, उनको वैक्सीन लेना चाहिए और बूस्टर डोज भी लोगों को लेना चाहिए, वो ज़रूरी है। मगर काउंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि जो बाकी मामलात है कोविड को लेकर, उनको अमलाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अवामी राबता मुहिम का जो सिलसिला चल रहा है वो आज भी जारी रहा और आज बारामूला के डाक बंगलों में पार्टी वर्करों का इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ साथ पार्टी के सीनियर लीडरान जो है वो शामिल रहे। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो जो पार्टी का मंशूर है वो घर घर पहुंचाए, घरों तक पहुंचाए, आवाम तक पहुंचाए, ताकि आइंदा इंतखाब में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी पार्टी का साथ दे, अपनी पार्टी को वोट दे। अल्लाह के फजल से यहाँ से मैसेज गई पूरे जम्मू कश्मीर को कि अपनी पार्टी का कारवान बहुत शिद्दत से आगे जा रहा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें फख्र है कि 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाएगा। जब हमारे लीडर जो आज बातें करते हैं, जब इनको चीफ मिनिस्टर बनना होता है तो पहले अंदर पूछते हैं दोनों झंडे चढ़ गए गाड़ी में। आज क्या शर्म है? ये हमारे मुल्क का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर एक हक मिले, वो इसी झंडे की वजह से तो मिल रहा है। क्या बयानबाजी कर, देखो वो अपनी जान बचाते हैं, बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, उसने अब उसको अपनी जान बचाने तो दो, बचाने दो भाई। यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उस पर उनको उसकी सज़ा सुनाई और मुझे उम्मीद। अल्ताफ बुखारी मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। मीडिया ने पूछा था कि क्योंकि उनके लीडर जो है बारामूला से जिनका ताल्लुक है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्राइम ब्रांच ने, उनके हवाले से भी पूछा था, पर उस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे तनकीद जो करते आ रहे हैं उसको बरकरार रखा। इधर बात करें हदबंदी कमीशन के हवाले से, तो आज ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदर है जगमोहन सिंह रैना, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो हदबंदी कमीशन ने यहाँ पे काम किया है उसमें सिख कम्युनिटी को इग्नोर किया गया है। उन्होंने कहा जो कश्मीरी पंडित है या एससीज है, एसटीज है, उनके लिए सीट्स को रिजर्व रखा गया है, मगर सिख तबके को इस पूरे हदबंदी का जो अमल हुआ है उसमें कहीं जो है रिजर्व नहीं रखा गया है। डिलिमिटेशन कमीशन की है, ये पार्लियामेंट में रखी गई है और इसे पार्लियामेंट ने पास करना है। इस बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स, ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिख जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने, तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट का काम है ये पूरी तरह देखें, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, दीज आर टू बॉर्डर स्टेट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। आप यहाँ किसी
चले नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।